नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो प्रश्न पत्र है बीए हिंदी ऑनर्स के सेकेंड सेमेस्टर में दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, उसमें ये पेपर संकलित है। तो इसका जो आधुनिक काल है वो आपके पेपर में संकलित है। तो इसकी अभी परीक्षा नज़दीक आ गई है और सिलेबस तो मैंने इसका ऑलरेडी कंप्लीट करा ही रखा है। उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो प्लेलिस्ट कम्प्लीटली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार की गई है। मैंने वहाँ पे चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई हैं, ठीक है। उतना आप पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि कम समय बचा है तो आप क्या क्या पढ़ लें जिससे आपका काम चल जाए, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी, मुझे लगता है कि पढ़ना शुरू भी ना किया हो, तो वो लोग अभी क्या क्या पढ़ लें, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सिलेबस से कौन कौन से हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, या फिर जिन टॉपिक्स को अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ के जाते हैं तो आप परीक्षा में किसी भी तरह की समस्या महसूस नहीं करेंगे, यानी आप आसानी से सारे ही प्रश्नों को अटैम्प्ट कर पाएंगे। वो मैं आपको मार्क करा दूँगी आपके सिलेबस से। दूसरी बात आती है कहाँ से पढ़ें, तो वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया कहाँ से पढ़ना है। इसी चैनल से पढ़ना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। कहीं भी भटकने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। मैंने पहले से ही प्लेलिस्ट इसलिए बना दी है कि आपको वीडियोस खोजने में भी कोई दिक्कत ना हो, तो आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैं पहले ही चीज़ें कर चुकी हूँ। तीसरी बात आती है अच्छा उत्तर कैसे लिखें। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी ये वाला वीडियो चैनल पे बना रखा है। ये वाला वीडियो आप जाके देख लेना। हो सकता है आप में से कई लोग ऑलरेडी देख चुके हों, और जो देख चुके होंगे जाहिर सी बात है उन्हें इस वीडियो से मदद तो मिली ही होगी। तो जिन्होंने नहीं देखा वो लोग भी ये वाला वीडियो जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ पे वही सेम चीज़ें रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। वीडियो बेवजह काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। और चौथी चीज़ आती है पेपर पैटर्न की, वो भी मैं आपको बता दूंगी, यानी आपके पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंकों के प्रश्न होंगे, वो मैं अभी बता दे रही हूँ। चलिए, पेपर पैटर्न जो है कैसा रहने वाला है, 90 अंक का आपका पूरा प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, जिसमें आपसे 4 विस्तृत प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 18-18 अंक के होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में आपसे टिप्पणी परक प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 टिप्पणियाँ दी जाएंगी, जिनमें से आपको 2 चूज़ करके, कोई 2 चूज़ करके आपको टिप्पणियाँ लिखनी होंगी 2 विषयों पर, ठीक है। तो वो कितने अंक की होने वाली हैं, वो 9-9 अंक की होने वाली हैं। तो यहाँ से आपके 90 अंक का प्रश्न पत्र तैयार हो जाता है, ठीक है। ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। इसके बाद में अगली चीज़ आती है टाइम कैसे मैनेज करें। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये समस्या आती हो या फिर समझ नहीं आता हो कि किस प्रश्न को कितना समय देना चाहिए। तो मैं बताती हूँ कि मैं मेरे समय में क्या किया करती थी। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको कोई समस्या होगी नहीं, लेकिन फिर आप स्वतंत्र हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी राइटिंग स्पीड अगर अच्छी है तो उस हिसाब से आप बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो विस्तृत प्रश्न होते हैं ना, 4 विस्तृत प्रश्न हैं, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 30 मिनट का समय देना है, ठीक है। 30 मिनट का समय आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए देना होगा, यानी कि आप 2 घंटे में चारों प्रश्न निपटा लेंगे, जो कि आपको करना ही पड़ेगा। और उसके बाद में 2 टिप्पणियाँ बचेंगी। तो 2 टिप्पणियाँ हैं, फिर तो यहाँ पे मैं कहूँगी अगर व्याख्याएं दी गई होती तो फिर तो मैं उस चीज़ के पक्ष में रहती हूँ कि 2 व्याख्याएं हैं तो उनको आप आधे घंटे में करिए, और 2 टिप्पणियाँ हैं तो उनको आप आधे घंटे में करिए। लेकिन 2 टिप्पणियों के लिए मेरे अनुसार मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा अगर समय दूंगी तो चलिए फिर भी मैं इसके लिए 40 मिनट का समय दे रही हूँ। इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल मैं तो कहूँगी 30 मिनट में आपको टिप्पणियाँ कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर 40 मिनट भी आप बहुत स्लो लिखते हैं, 40 मिनट का समय देंगे 2 टिप्पणियों के लिए, तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 20 मिनट बच रहे हैं, यानी कि 2 घंटा प्लस 20 मिनट लीजिए। तो 2 घंटा प्लस 20 मिनट का समय आपको देना है इन 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने में, ठीक है। समझ गए आप अभी, और अपने हिसाब से अब चीज़ों को थोड़ा हेर फेर खुद भी कर लेना है ना, आप समझदार हैं ही। बाकी आ जाइए, आपके सिलेबस से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मार्क करा दे रही हूँ अब। तो आपके सिलेबस में कुल 4 यूनिट्स हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है मध्यकालीन बोध तथा आधुनिक बोध, नवजागरण की पृष्ठभूमि, यानी कि रीतिकाल से भारतेंदु युग कैसे आया, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, है ना, क्या तत्कालीन परिस्थितियाँ रहीं, क्या सामाजिक परिस्थितियाँ रहीं और क्या राजनीतिक परिस्थितियाँ रहीं, वो आपको सारी चीज़ें इसमें बतानी होंगी। उसके बाद में नवजागरण की परिस्थिति और भारतेंदु युग, ठीक है। तीसरा टॉपिक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि हिंदी पत्रकारिता और खड़ी बोली आंदोलन।
सरस्वती पत्रिका जो है यहाँ पे केंद्र में रहेगी, आपने पढ़ी रखा होगा। स्वाधीनता आंदोलन और नवजागरणकालीन चेतना का उत्कर्ष, विभिन्न वैचारिक मत और हिंदी साहित्य से उनका संबंध। इसके बाद में दूसरी यूनिट है कथा साहित्य का विकास, नाटक का विकास, निबंध और अन्य गद्य विधाओं में संस्मरण, यात्रा आख्यान, डायरी, रिपोर्टाज, रेखा चित्र और साक्षात्कार। इसके बाद में पत्रकारिता और लघु पत्रिका। तो तीसरा टॉपिक जो है, आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत बड़ा है, ये कैसे मतलब पढ़ूँ ये सारी चीज़ें। तो तीसरे टॉपिक में बात करूँ तो इससे टिप्पणी परक प्रश्न बनने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। और टिप्पणी परक प्रश्न पूछा जाएगा तो वो भी संस्मरण से पूछा जा सकता है, रिपोर्टाज या रेखा चित्र या फिर डायरी। यात्रा आख्यान से भी पूछा जा सकता है लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो ये 4 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं, ये तो मैंने पढ़ा ही रखे हैं, तो इनको ही आप पढ़ लेना। इनमें से भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँ अगर बहुत ही कम समय है तो संस्मरण और रेखा चित्र आप पढ़ लेना, उससे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि विस्तृत प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत कम है तीसरी मतलब इस थर्ड टॉपिक से, है ना। अब जो विस्तृत प्रश्न पूछा जाएगा वो आलोचना का विकास और नाटक का विकास, इन दोनों से सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं पूछे जाने की। तो ये 2 टॉपिक्स आप पढ़ लेना। वैसे भी अथवा में होगा तो एक ना एक तो ऐसा प्रश्न होगा ही जो आप अटेम्प्ट कर ही लेंगे। तो आलोचना का विकास और नाटक का विकास, ये दोनों ही टॉपिक्स इजी हैं, तो इनको आप पढ़ लेना, आपका काम चल जाएगा। बाकी फर्स्ट यूनिट से बात करूँ तो भारतेंदु युग तो आपको पता ही होगा, मतलब आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको प्रत्येक कालखंड की पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियाँ पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट यूनिट से बात करूँ तो आपको मध्यकालीन पहले 2 टॉपिक्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे और तीसरा टॉपिक भी मेरे कहने पे आप पढ़ ही लेना। अगर छोड़ना है तो चौथा छोड़ देना, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे टॉपिक्स हैं। आ जाइए फिर थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट में भी 4 टॉपिक्स लगे हुए हैं। थर्ड यूनिट में छायावाद है, उत्तर छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है और नई कविता है। इसमें से देख लीजिए सारे ही कालखंड महत्वपूर्ण हैं, फिर भी छायावाद आसान है, ठीक है। उत्तर छायावाद आप छोड़ सकते हैं, हालांकि विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में उत्तर छायावाद से प्रश्न पूछा गया, लेकिन छायावाद आप पढ़ लेना। उसके बाद में नई कविता आपको पढ़ के जाना ही जाना है, प्रयोगवाद भी पढ़ लेना। 3 टॉपिक्स आप पढ़ लेना। बाकी अगर आपके पास समय बचता है तो आप प्रगतिवाद भी पढ़ लेना। वैसे अगर खुद से पढ़ेंगे नहीं तो जो वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगे वो एक बार देख लेना। कितने, मेरे ख्याल से 14-15 मिनट का एक वीडियो है, तो कितना ही समय लगेगा, 2x में लगा के देख लेना, आसानी से आप चीज़ें देख भी लेंगे। क्योंकि सरसरी नज़र से ही जब आप चीज़ों को देख लेते हैं या सुन भर लेते हैं, आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहती हैं, है ना, तो आप ब्लैंक नहीं होते हैं। बाकी 3 टॉपिक्स जो हाईलाइट किए हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ही हैं। इसके बाद में फोर्थ यूनिट में साठोत्तरी कविता, नवगीत, समकालीन कविता, समकालीन कथा और कथेतर साहित्य, आलोचना और साहित्यिक पत्रकारिता और अस्मिता मूलक विमर्श, दलित आदिवासी स्त्री। ये जो थर्ड टॉपिक है ना, इससे विस्तृत प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। दलित विमर्श से विस्तृत प्रश्न पूछ लिया जाएगा। दलित विमर्श का स्वरूप और अवधारणा और विकास यात्रा, ऐसे करके प्रश्न बन जाएगा। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आदिवासी विमर्श से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी कम है, तो इसको छोड़ देना। स्त्री विमर्श से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी इम्पॉर्टेंट तो दलित विमर्श है सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद में बाकी के 3 टॉपिक्स में से आपको देखिए, आलोचना तो ऊपर मैंने मार्क कराया ही है, ठीक है, हिंदी आलोचना की विकास यात्रा वगैरह, तो उसके अंतर्गत ही ये टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद में समकालीन कथा और कथेतर साहित्य। कथेतर साहित्य तो आप भविष्य में जब आप 3rd ईयर में आएंगे तो कथेतर साहित्य का तो पूरा एक पेपर ही पढ़ेंगे आप। बाकी यहाँ पे मैं और क्या मार्क कराऊँ देख लीजिए। साठोत्तरी कविता आप, हाँ, साठोत्तरी कविता आप पढ़ लेना। इसके बाद में समकालीन कविता पढ़ लेना, नवगीत मत पढ़ना। बस जितना हाईलाइट किया उतना पढ़ लो, बस आपका काम चल जाएगा। आ जाइए फिर PYQs पे एक नज़र डाल लेते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। क्योंकि DU का सिस्टम अगर मैं बताऊं, जितना मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो PYQs हैं वही बार बार रिपीट होते रहते हैं, बस शब्दों को थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया जाता है। तो अगर आपके पास बिल्कुल ही समय नहीं है तो सबसे पहले आपको PYQs उठा के देखना है, ठीक है। PYQs उठा के देखना है, उसमें से आपको प्रश्न उठा लेने और उन्हीं प्रश्नों को आप तैयार कर लो, आपका काम चल जाएगा बड़े ही बेहतर ढंग से। सबसे आसान तरीका यही है, इससे ज़्यादा मैं खुले तौर पे कुछ नहीं बता सकती हूँ। देख लीजिए, तो प्रश्न पत्र मैंने खोल लिया है। मैंने बताया ही है कि 90 अंक का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपसे 4 विस्तृत प्रश्न यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 टिप्पणियाँ पूछी जाएंगी। आ जाइए फिर, पहला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में भारतेंदु युग का महत्व यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का महत्व प्रतिपादित कीजिए। उद्धरणों के माध्यम से आपको ये चीज़ बतानी होगी।
भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियाँ और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो काव्य पंक्तियाँ इत्यादि हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, है ना, इन्होंने तो 35 वर्ष की उम्र में समझ लीजिए 17 तो नाटक लिख दिए थे। उसके बाद में आलोचना में भी ये काम कर रहे थे, और बात की जाए साहित्यिक पत्रकारिता में भी इनका विशेष योगदान है ना। तो आप देख लीजिए, उस हिसाब से आपको चीज़ें यहाँ पे बतानी होगी। इसके बाद में अथवा में दे रखा है हिंदी पत्रकारिता और खड़ी बोली आंदोलन में महावीर प्रसाद द्विवेदी की महती भूमिका को स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, देख सकते हैं आप, हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा का विवेचन कीजिए और हिंदी नाटक विधा की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। ठीक है, हिंदी नाटक विधा और हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा। हिंदी उपन्यास, ये तो मैंने मार्क कराया, नाटक की विकास यात्रा और आलोचना की विकास यात्रा मैंने मार्क कराया है। उपन्यास की विकास यात्रा 3 चरणों में हुई है। कौन कौन सी? प्रेमचंद जी को केंद्र में रखे विकास यात्रा हुई है। सबसे पहले आता है सन 1900 से लेकर सन 1915 तक का समयकाल, जिसको प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास का समयकाल बोलेंगे। उसके बाद में आता है सन 1915 से लेकर, ध्यान से सुनिए, सन 1915 से लेकर सन 1936 तक का समयकाल, जो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों का युग है। ठीक है। तीसरा युग आता है, कौन सा? तीसरा युग आता है प्रेमचंद उत्तर हिंदी उपन्यासों का युग। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों का युग जो है, और प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंद उत्तर, इसमें आपको कैसे उत्तर लिखना है सुन लीजिए आप जल्दी से, ब्रीफ में मैं बता दे रही हूँ आपको। सबसे पहले तो समयकाल बताना है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरी चीज़ क्या बतानी? दूसरी चीज़ आपको बतानी है कि उस समयकाल में किस तरह के उपन्यास लिखे जा रहे थे, उनकी मुख्य विशेषताएँ क्या थी, मुख्य विषय वस्तु क्या थी। ठीक है। और उसके बाद में तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम करना है आपको उस कालखंड के प्रमुख उपन्यासकारों का नाम लिखना है, उदाहरण देने हैं, और उनके उपन्यासों का उदाहरण आपको देना होगा। इससे बेहतर तरीका उत्तर लेखन का मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ, या फिर इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। ठीक है। उत्तर छायावादी कविता, यानी कि छायावाद के बाद वाला जो समयकाल है, की प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। काव्यगत विशेषताएं बतानी है रचनाकारों की काव्य पंक्तियों का उदाहरण देते हुए। ठीक है। आ जाइए, नई कविता की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो मैंने आपको मार्क कराया ही था। उत्तर छायावाद मैंने इसलिए छोड़ने को कहा क्योंकि उत्तर छायावाद की अपेक्षा अगर आप छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद पढ़ेंगे तो उससे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। हालांकि यहाँ पे उत्तर छायावाद से पूछा गया है, लेकिन अथवा में नई कविता से भी पूछा गया है। आइए फिर चतुर्थ प्रश्न है, समकालीन कविता की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये टॉपिक मैंने मार्क कराया है। हिंदी साहित्य में दलित विमर्श, मार्क कराया है मैंने, स्टार मार्क करिए, के विभिन्न आयामों का परिचय दीजिए। ये भी मैंने पढ़ा रखा है, सभी टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं। चलिए फिर 5वें प्रश्न पर आइए। टिप्पणी परक प्रश्न होगा, 2 टिप्पणियाँ करनी होगी। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। कोई भी समस्या वाली बात नहीं, जो सबसे बेहतर ढंग से आपको आते हैं वो चूज़ करके आपको करनी होगी। पहला है नवजागरण एवं भारतेंदु, ठीक है। दूसरा है संस्मरण, जो कि मैंने कहा था कि जो अन्य गद्य विधाओं में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं ना, उनसे टिप्पणी परक प्रश्न ही पूछा जाएगा, विस्तृत प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तीसरा है प्रगतिवादी युग और नवगीत और स्त्री विमर्श। ठीक है, आसानी से आप 2 चूज़ करके कर सकते हैं। आ जाइए फिर दूसरे प्रश्न पत्र पर भी नज़र डाल लेते हैं जल्दी से, उसके बाद में वीडियो एंड करेंगे। तो सीधे मैं प्रश्न पे आ रही हूँ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न है, नवजागरण के आलोक में भारतेंदु युगीन साहित्य का विश्लेषण कीजिए, यानी कि भारतेंदु युगीन साहित्य की विशेषताएं बतानी होंगी। फिर अथवा में आ जाइए। अथवा में है, खड़ी बोली आंदोलन के संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान पर प्रकाश डालिए। खड़ी बोली आंदोलन के केंद्र में सरस्वती पत्रिका ही रहेगी। ठीक है, हिंदी पत्रकारिता के केंद्र में भी सरस्वती पत्रिका ही रहेगी, समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको पृष्ठभूमि बनानी होगी भारतेंदु युग से, यानी कि जब सन 1800 में क्या हुआ था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? लॉर्ड बेलेस्ली ने की थी, उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यानी कि कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि तो यहीं से बनी थी, है ना। तो उसकी आपको चीज़ें बतानी होंगी कि किस तरह से भाका मुंशी के रूप में किसको किसको नियुक्त किया गया था, लल्लू लाल जी और इंसाल्लाह खान को। इसके बाद में मुंशी सदा सुखलाल जी हो गए। इन सारे लोगों का नाम जो है महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें आपको बताते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और सरस्वती पत्रिका के योगदान पर बात करनी होगी। चलिए फिर आ जाइए अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, हिंदी आलोचना की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। मार्क कराया है मैंने ये टॉपिक। ये जो आलोचना है, इसके केंद्र में कौन रहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहते हैं। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। ठीक है, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना में तो स्वयं शुक्ल जी का नाम ही आएगा,
ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा ना। और उसके बाद में शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना में नामवर सिंह जी हो गए, मैनेजर पांडे हो गए, और मलयज हो गए, और राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन सारे लोगों के नाम आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से तैयार करेंगे। बाकी आ जाइए, अथवा में प्रश्न दे रखा है, हिंदी निबंध की विकास यात्रा को रेखांकित कीजिए। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, छायावादी कविता की मुख्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। अथवा में दे रखा है, प्रगतिवादी काव्य रचना के परिवेश का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद में चतुर्थ प्रश्न क्या है? प्रश्न है, दलित साहित्य, दलित शब्द की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए दलित चेतना के उदय और विकास को रेखांकित कीजिए। 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने स्टार मार्क कराया था। इसके बाद में समकालीन कथा साहित्य पर प्रकाश डालिए, यानी कि अभी किस तरह का कथा साहित्य सृजित हो रहा है। ठीक है। 5वां प्रश्न है, मध्यकालीन बोध, और दूसरा है स्वाधीनता आंदोलन और हिंदी साहित्य। इसके बाद में संस्मरण, ये तो पिछले वाले में भी पूछा गया था। इसके बाद में साठोत्तरी कविता, यानी कि जो 60 के बाद लिखी गई, यानी कि सन 1960 के बाद जिस तरह के साहित्य का सृजन हुआ काव्य के रूप में, उसकी विशेषताएं इत्यादि बताते हुए प्रमुख रचनाकारों के, प्रमुख कवियों के नाम आपको बताने होंगे और कुछ पंक्तियों के उदाहरण भी दे देना आप। ठीक है। इसके बाद में साहित्यिक पत्रकारिता। चलिए फिर यहीं पे चर्चा समाप्त करती हूँ। काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है, नहीं तो आप खुद देखते होंगे ऐसी एक भी बात नहीं है जो आपके मतलब की ना हो जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, ये बात तो आप समझते ही होंगे। तो वीडियो लंबी हुई है तो आपके हित के लिए हुई है, मैंने कोई अपने घर की कहानी यहाँ पे नहीं सुनाई है। बाकी चलिए फिर वीडियो एंड करती हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और खुद भी चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाना, वहाँ पे मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती रहती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। बाकी फिर वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।